बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बंगाल में खेला हुए की अपार सफलता के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाले हैं उस पर उनकी नजर है, जिसके चलते ही वो 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आई थी और उनका ये दौरा आज समाप्त हो गया। लेकिन दिल्ली से रवाना होने से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वो एक नियमित अंतराल पर दिल्ली आती रहेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र को हर कीमत पर जीवित रहना चाहिए। ऐसे में दिल्ली के दौरे के दौरान विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात बेहद सकारात्मक रही है। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। और तो और ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। तो वहीं सोनिया गांधी के साथ बैठक को उन्होंने सकारात्मक करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिति के साथ साथ गांधी परिवार के साथ विपक्षी एकता को लेकर चर्चा की है। इस बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ये दौरा सफल रहा। हम राजनीतिक मकसद से मिले थे। देश के लोकतंत्र को हर कीमत पर जीवित रखना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा नारा है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। मेरी दिल्ली यात्रा का परिणाम अच्छा रहा है। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा विपक्ष की 2024 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे ममता बनर्जी के दिल्ली में आने के बाद भी शरद पवार से उनका नाम मिल पाना कई सवाल खड़े कर गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी शरद पवार से बात हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कौन सा दल किस दल के साथ जाता है। अगले महीने यानी कि अगस्त में राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने पीसीसी की बैठक के बाद इसके संकेत दिए हैं। अजय माकन ने कहा कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो संगठन में काम करना चाहते हैं। अजय माकन ने 3 दिनों तक जयपुर में कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों को लेकर बारीकी से एक एक बात समझी, समीक्षा की, मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले, 1 to 1 संवाद किया। आज उनके दौरे का समापन हो गया, मतलब रिपोर्ट तैयार है और इंतजार रिजल्ट का है। बहरहाल माकन के मुताबिक फैसला उनके जरिए ही होगा, किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। माकन ने अपने बयानों में मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर संकेत दे दिए। माकन ने कहा कि राजनीति में सबकी व्यक्तिगत इच्छा और आकांक्षा होती है, लेकिन मुझे ऐसे मंत्री भी मिले जिन्होंने फीडबैक के दौरान कहा कि हम संगठन में काम करने को तैयार हैं। अजय माकन ने गहलोत सरकार के कामकाज को सराहा। माकन ने कहा कि 3 दिन के फीडबैक में मिलकर सरकार लाने के प्रयास पर बातचीत हुई। मुझे हर विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य हुए। अब जरूरत उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाने की है। माकन की इस जयपुर यात्रा में 2 संदेश साफ आए। पहला कि कांग्रेस अब एक बार फिर से एकजुट दिखी, दूसरा जल्दी होने वाला फेरबदल। आलाकमान का साफ इशारा है कि 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। माकन का यही प्रयास है कि आलाकमान की अथॉरिटी कायम रहे और इसी सोच को बीते 3 दिनों में कांग्रेस सत्ता और संगठन के बीच पहुंचाने का काम माकन ने किया है। अजय माकन अपनी कोशिशों में कितने सफल हुए, कांग्रेस को एक जाजम में लाने पर कितने सफल हुए, अगले महीने होने वाले डेवलपमेंट से ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अफगानिस्तान के हालात भारत की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। चीन, तालिबान और पाकिस्तान की तिकड़ी अब औपचारिक रूप लेने लगी है। पाकिस्तान ने चीन और तालिबान की मीटिंग का स्वागत किया है, जबकि भारत को शांति प्रक्रिया में बाधा डालने वाला बताया है। तालिबान नेता मुल्ला बरादर के नेतृत्व में तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने 28 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री वांग यी समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। ये बातचीत अफगानिस्तान में शांति और सुलह और पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत अन्य आतंकी समूहों के साथ तालिबान के संबंधों पर केंद्रित थी। पाकिस्तान ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और समर्थन करने को प्रतिबद्ध हैं, जबकि भारत शांति प्रक्रिया को बिगाड़ने वालों में से था। जाहिर है कि पाकिस्तान चीन की अफगान नीति को आगे बढ़ाने में टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इधर अफगानिस्तान में आईएसआईएस के प्रभाव बढ़ने की आशंका के बीच रूस भी चिंतित है और अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत कहता आया है कि शांति प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दुनिया एक स्वतंत्र, संप्रभु, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान देखना चाहती है, लेकिन चीन की लालची नजर और पाकिस्तान की आतंकी नीयत तालिबान के इरादों की फ्यूलिंग कर रहे हैं। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल आज बीकानेर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस अवसर पर लक्ष्मी विलास पर जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर, एसपी और महापौर ने मंत्री धारीवाल का स्वागत किया। धारीवाल ने जनप्रतिनिधियों के अभाव अभियोग भी सुने। इस अवसर पर फर्स्ट इंडिया से बातचीत करते हुए धारीवाल ने कहा
कि प्रशासन शहरों के संग अभियान अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 10 लाख पट्टे जारी करेंगे। धारीवाल ने कहा कि सरकार लक्ष्य से बाहर आकर 15 लाख पट्टे जारी करने की कोशिश कर रही है। सूरसागर की दुर्दशा पर बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि सूरसागर का जीर्णोद्धार भाजपा सरकार के दौरान बिना प्लानिंग के करवाया गया था, जिसकी वजह से इसकी देखरेख नहीं हो रही है और बिना प्लानिंग के किए जाने की वजह से इसकी हालात बद से बदतर हो गई है। अवैध कॉलोनियों के बारे में बोलते हुए धारीवाल ने कहा कि यूआईटी और नगरीय कमेटी है जो इसकी जिम्मेवार है। निश्चित रूप से अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई का धारीवाल ने आश्वासन दिया है। अपार्टमेंट के फ्लैट में हुई 23 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा के दादाबाड़ी शास्त्री नगर के एक अपार्टमेंट में बीते दिनों हुई 23 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19,34,000 की नकदी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों आरोपियों ने शास्त्री नगर के ओरिएंट अपार्टमेंट में रहने वाले शानू बेग के फ्लैट पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फ्लैट मालिक शानू बेग अपने परिवार के साथ दिल्ली में ईद मनाने गए हुए थे। फ्लैट सूना पाकर अपार्टमेंट में ही सफाई करने वाले विकास नरवाल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी विकास नरवाल अपार्टमेंट में सफाई करने के बहाने घुसा और अपने साथी को भी दीवार फांदकर अंदर घुसाया। दोनों ने मिलकर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 में वारदात को अंजाम दिया और फ्लैट से 23 लाख रुपए नकद, लैपटॉप व जेवरात चोरी करके फरार हुए। पुलिस ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सफाईकर्मी विकास नरवाला की भूमिका संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो विकास ने अपने साथी विष्णु सुमन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 19,34,000 रुपये भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। जिले भर में इंद्रदेव मेहरबान और झमाझम बारिश का दौर। बीते 24 घंटे में हुई जोरदार बारिश ने जिले वासियों को एक बार फिर तरबतर कर दिया। अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे खिले हैं, आम जन को भी राहत महसूस हो रही है। वहीं कहीं कहीं यह बारिश लोगों के लिए आफत भी बन रही है। अच्छी बारिश से प्रमुख बांध, नदी, तालाबों में पानी की आवक बढ़ गई है। साथ ही मौसम भी सुहाना हो रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो सर्वाधिक बारिश श्री महावीर जी में दर्ज की गई। वहां करीब 10 इंच पानी बरसा। इसके अलावा डांग क्षेत्र मंडरायल में 118 mm बारिश मापी गई। वहीं करौली में भी करीब 90 mm बारिश हुई। हिंडौन क्षेत्र में 50 mm बारिश हुई है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। महावीर जी क्षेत्र में हुई बारिश का असर रहा। श्री महावीर जी, हिंडौन, टोड़ाही क्षेत्र के कई गांवों में खेत लबालब हो गए। सड़कों पर पानी नजर आया और घरों में भी पानी घुसने से लोग परेशान हो उठे। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए पहुंचा। जिले के सबसे बड़े और प्रमुख पांचना बांध में भी 3 दिन में 3.30 मीटर जलस्तर बढ़ गया है। 3 दिन पहले पांचना बांध का जलस्तर 252.90 मीटर था, जो कि अब बढ़कर 255.30 मीटर हुआ है। हालांकि बांध की कुल भराव क्षमता 258.60 मीटर है। बारिश को लेकर कलेक्टर ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का कहना है कि बारिश पर हर तरह से नज़र रखी जा रही है। लोगों को परेशानी न हो, इसके समुचित और व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। अतिक्रमण के खिलाफ अमूमन रस्म अदायगी करने वाले उदयपुर नगर निगम ने आज दिखाया जलवा। शहर के कोट चौराहे से कलेक्टर निवास तक ध्वस्त किए अतिक्रमण। 2 रसूखदार ज्वेलर्स को भी निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने नहीं बख्शा और तुरंत इनके अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। लंबे अरसे से बड़े और रसूखदार लोगों के अतिक्रमणों के खिलाफ चुप्पी साधने वाले उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के कोट चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट निवास तक के मार्ग पर डीपी ज्वेलर्स और सोजतीय ज्वेलर्स जैसे रसूखदार लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को निगम के दस्ते ने आज पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल इस मार्ग पर पिछले कई वर्षों से सड़क पर अतिक्रमण बढ़ने से यातायात जाम रहता था।
लंबे अरसे से स्थानीय लोग और व्यापारी इस बाबत निगम और उसके जिम्मेदारों को सूचित भी कर चुके थे, लेकिन रसूख के आगे आम आदमी की आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही थी। आज निगम के दस्ते ने जब इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया तो सड़क के चौड़ा होने से यहाँ से गुजरने वाले राहगीर भी खासे खुश नजर आए। दरअसल कोर्ट चौराहे से कलेक्टर निवास तक सबसे बड़े अतिक्रमण डीपी ज्वेलर्स और सोजतिया ज्वेलर्स के थे। इनके चलते आम राहगीर परेशान हुआ करते थे। इस रोड पर अमूमन जाम के हालात हो जाते थे और ऐसे में जब अतिक्रमण ध्वस्त किए गए तो आम लोगों के चेहरों पर भी खुशी दौड़ गई। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा। महिला बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने मेडल पक्का कर लिया है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और महिला हॉकी टीम ने भी अपने मुकाबले जीतकर अगले पड़ाव में जगह बना ली है। पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब रही है। अब वो मेडल से मात्र एक ही कदम दूर है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही 23 साल की लवलीना ने 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चाइनीज़ ताइपे की चीन नियन चेन को एक तरफा मुकाबले में हराकर अंतिम 4 में एंट्री कर ली है। लवलीना ओलंपिक में मेडल पक्का करने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई है। इससे पहले विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक और MC मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लवलीना इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली असम की पहली एथलीट है। अगर लवलीना को फाइनल में जगह बनानी है तो अब वर्ल्ड नंबर 1 और 2019 की वर्ल्ड चैंपियन तुर्की के एना लाइसेंको की मुश्किल चुनौती को पार पाना होगा। लवलीना खुद दुनिया की नंबर 3 मुक्केबाज है। मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली तीसरी बॉक्सर बन गई है। इससे पहले 2009 बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह और 2012 लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 12-13, 22-20 से हरा दिया। यह मैच 56 मिनट तक चला। सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने से अब सिर्फ एक कदम दूर है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ऐसे में वे बैडमिंटन में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन जाएगी। सिंधु का सेमीफाइनल मुकाबला कल होगा। इधर भारतीय हॉकी टीम का आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय टीम ने पुल 1 के आखिरी मैच में आज मेजबान जापान को 5-3 से रौंद दिया। जापान की टीम इस ग्रुप की सबसे कमजोर टीम रही और अपने 5 में से 4 मैच हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई। पुल राउंड में भारत ने 4 मैच जीते। हॉकी में टीम इंडिया ने मेजबान जापान के अलावा न्यूजीलैंड, स्पेन और अर्जेंटीना को हराया है। इस तरह 4 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने हॉकी में अपने 49 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 49 साल में टीम इंडिया ने अपने पूल ग्रुप स्टेज के 4 मैच जीते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी दिनों से संशय बना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इसे लेकर कई सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और इसलिए आज और कल वो संसद भी नहीं आए। वैक्सीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बार तीखी जंग भी हुई। पिछले महीने 17 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से जानकारी दी गई कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। पिछले महीने 16 जून को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार से वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। आप तीनों बताएं कि आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया। संबित पात्रा ने आगे ये भी पूछा, क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या नहीं? इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया, प्रियंका गांधी वाड्रा वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी हैं और राहुल गांधी कोविड से उबरने के बाद डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वैक्सीन लेंगे। उन्होंने आगे कहा, बेमतलब के मुद्दे गढ़ने के बजाय मोदी सरकार को हर दिन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों को टीके लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि 31 दिसंबर 2021 तक सभी 100 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो सके। बता दें कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद 3 महीने तक कोरोना की कोई भी डोज नहीं ले सकता है। वहीं सोनिया गांधी ने जून में अपनी दोनों डोज ले ली है, वहीं प्रियंका गांधी ने मई के महीने में वैक्सीन की पहली डोज ली है। क्या लद्दाख में भारत चीन तनाव जो है वो कम होगा? ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल ड्रैगन से 12वें दौर की बातचीत है। हॉट स्प्रिंग
और गोगरा जैसे कई मुद्दों पर बात की जाएगी। भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण हालात कायम है। दोनों देश तनाव को कम करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पैंगोंग झील के किनारों समेत कई जगहों से डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बाकी रह गए हैं जहां पर दोनों की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में है। इसको देखते हुए कल भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार कोर कमांडर स्तर की ये बातचीत शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीनी हिस्से मोल्डो में होगी। इस बातचीत में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश के सैन्य अधिकारी हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स क्षेत्रों से डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। पिछले दिनों LAC विवाद को खत्म करने के लिए चीन ने 26 जुलाई को बातचीत करने का सुझाव दिया था, जिसे भारत ने कारगिल विजय दिवस के चलते खारिज कर दिया था। भारत ने चीन से नई तारीख तय करने के लिए कहा था। अब 12वें दौर की ये बातचीत शनिवार सुबह होने जा रही है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बातचीत की वजह से ही कई जगह पर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन अब भी डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में तनाव बरकरार है। वहीं भारतीय पक्ष स्पष्ट कर चुका है कि वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए तभी सहमत होगा जब एक साथ और एक समान वापसी पर सहमति बनेगी। इस मुद्दे पर बीते महीने विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि दोनों पक्ष LAC के साथ सभी विवादित क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे हटने के लिए अगले दौर की बातचीत आयोजित करने के लिए सहमत हो गए हैं। पिछले साल अप्रैल महीने में पूर्वी लद्दाख की LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। इसके बाद कई बार चीन की चालबाजियों की वजह से हालात अत्यधिक तनावपूर्ण हो गए थे। पिछले साल मध्य जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने टकराव में मारे गए सैनिकों की वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं दी थी। क्या लद्दाख में भारत चीन तनाव होगा खत्म? कल 12वें दौर की बातचीत होने वाली है ड्रैगन के साथ। हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा जैसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी, पर देखना यह है कि इस बार की ये बातचीत क्या सफल हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते।